Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss chemistry 9th chapter number 2 knowledge 1 paper. It has 26 questions having 12 MCQs, 2 long and 12 short questions. Let's start. Which apparatus was used by Sir William Crookes in his experiment? ठीक है, सर विलियम क्रूक साइंटिस्ट जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से कैथोड रेस बनी थी, उन्होंने कौन सा अपरेटस यूज़ किया था। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास जो उन्होंने अपरेटस यूज़ किया था उसका एक नाम था गैस डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। टिल द एंड ऑफ विच सेंचुरी इट वाज कंसीडर्ड दैट एटम कैन नॉट बी सबडिवाइडेड। ठीक है, तो ये आपके इंट्रोडक्शन के अंदर ही चैप्टर के लिखा हुआ है कि 19th सेंचुरी, ए ऑप्शन। थर्ड, द मीनिंग ऑफ लैटिन वर्ड एटम इज। एटम एक लैटिन वर्ड है, लैटिन से ओरिजिनेट हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है? इट्स मीनिंग इज इनडिविजिबल, ऑप्शन सी, यानी ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। इतनी छोटी चीज़ है कि इससे छोटी चीज़ कोई हो नहीं सकती, तो तब उन्होंने ये सोच के उसका नाम एटम रखा था। फिर 4 है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर। जो एक जैसे एलिमेंट, एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो क्या होते हैं? ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी एलिमेंट की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि एक एलिमेंट के तमाम एटम एक जैसे होते हैं। एलिमेंट की डेफिनेशन ये थी, द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, यानी एलिमेंट के सारे एटम सेम होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है एलाइक। एलाइक का मतलब सेम, विच इज करेक्ट। J.J. Thomson found in an atom the negatively charged particles in. Okay, so J.J. Thomson ने किस वक्त पर ये किया था? ये आपके सेकंड पेज में है, 1897. Here, J.J. Thomson found in an atom the negatively charged particles. Okay, so A option is correct. Next, MCQ नंबर 6, हु डिस्कवर्ड कैथोड रेस। कैथोड रेस किसने डिस्कवर की थी? सर विलियम क्रूक्स। उन्होंने वो डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट किया और कैथोड रेस डिस्कवर की, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बाद में J.J. थॉमसन ने डिस्कवर किया, यानी कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन्स का नाम J.J. थॉमसन ने दिया। MCQ नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ है जो प्रोटॉन की डिस्कवरी का सबब बनी? तो इसमें से बच्चे एक्स रेज, अल्फा रेज तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा ही नहीं है, तो ये दोनों तो बिल्कुल ही नॉन रिलेटेड है, इनको आप यहाँ से निकाल देंगे। फिर बाकी 2 ऑप्शंस में अगर आप देखें तो आपको पता है कि केनाल रेज इज़ द राइट आंसर, क्योंकि प्रोटॉन वाले टॉपिक में इनका जिक्र है केनाल रेज। ठीक है, इन्हीं को बाद में प्रोटॉन्स कहा गया। द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कॉन्स्टेंट। प्लांक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू उसने पूछी हुई है, तो उसकी वैल्यू आपकी बुक में एज इट इज़ लिखी हुई है, 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, एम शेल अकोमोडेट। एम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ठीक है, तो आपके पास के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, देन एम शेल है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, एंड देन फिर एन शेल आता है जिसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। The sequence of filling electron in different subshell is। ठीक है, डिफरेंट सबशेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जब फिल करते हैं तो उसका सीक्वेंस इनमें से कौन सा करेक्ट है? ठीक है, तो उसके लिए बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आपको दी हुई हैं, आपने बताना है कि कौन सी सही सीक्वेंस में आ रही है। तो उसके लिए बच्चों याद करने का एक तरीका होता है कि आप स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ये याद रखें। ठीक है, तो इस सीक्वेंस से आपको याद रहेगा कि किस तरह से ये सीक्वेंस आना चाहिए, क्या राइट सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये आप एक चीज़ याद रखें, स्कूल स्कूल यानी 2 दफ़ा स्कूल। इसी तरह जो पब्लिक स्कूल है वो भी 2 दफ़ा, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिखना है। उसके अलावा उसके बाद आपने जो है यहाँ पे एस जो है इनको 1 से इनकी काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4। ओके, देन पी की काउंटिंग आपने 2 से स्टार्ट करनी है। एस की 1 से कर दी ना, पी की 2 से कर दें, 2 और 3।
ठीक है, तो ये बच्चे करेक्ट सीक्वेंस है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। ठीक है, और इसमें सबसे पहले 1s आ रहा है, यानी कि 1s जो शेल होता है, सब शेल होता है, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक है, और उसके बाद 2s आता है, फिर 2p आता है, इस तरह एनर्जी बढ़ती जाती है सब शेल्स की। ठीक है, तो ये एक याद करने का तरीका है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, कि आपको सही सीक्वेंस पता चल जाए। पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, उसके बाद 2p आएगा, देन 3s आएगा। ऐसा नहीं है कि 3s पहले आ जाए, पहले 2p आएगा, फिर 3s आएगा, फिर 3p, फिर 4s। तो इस चीज़ को याद रखने के लिए आपने इस तरह से करना है कि स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर 1 2 लगा देने इनके आसपास। ठीक है, तो अगर इसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं एस के अंदर, जैसे तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इधर 2 आएगा, इधर भी 2 आ सकता है। पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ 6 आएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन हैं कितने, अलबत्ता सीक्वेंस ये है। अब हम ज़रा ऑप्शंस को देखते हैं। हमारे पास पहली ऑप्शन अगर आप देखें तो है 1s2 और 3s2। आपको पता है 1 के बाद 3 तो नहीं आ सकता ना, ठीक है, 2s आना चाहिए, 2s आना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से ये वाली ऑप्शन आपकी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट जो बी ऑप्शन है उसमें आप देखें f आ गया, तो f पहले नहीं आ सकता, पहले तो s ही आएगा, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन है जी 1s2 2p6, स्कूल के बाद स्कूल आना चाहिए था, 1s2 2s2 आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे p आ गया, दैट मीन्स दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। तो नन ऑफ दीज ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11 है आइसोटोप्स हैव सेम डैश एंड डिफरेंट डैश। ठीक है, आइसोटोप्स में क्या चीज़ सेम होती है और क्या चीज़ डिफरेंट होती है। बच्चों आपको पता है आइसोटोप में एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहता है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो सकता है। ओके, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बाकी सारी ऑप्शंस तो इनकरेक्ट हैं, क्योंकि पहली ऑप्शन कहता है मास नंबर सेम, नो। ठीक है, सी ऑप्शन कहता है न्यूट्रॉन सेम, नो, न्यूट्रॉन्स तो डिफरेंट होते हैं, प्रोटॉन सेम होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसको कहते हैं, प्रोटॉन्स की तादाद को कहते हैं। तो प्रोटॉन सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। नन ऑफ दीज भी इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज केप्ट। ठीक है, जो प्रेशर रखा जाता है, वो कितना रखा जाता है जी, उसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड में, और आपके चैप्टर में लिखी है ए ऑप्शन 10⁻⁻4 atm प्रेशर। ई बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है, जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियाँ हैं, ये खामियाँ कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं, और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं, और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं, और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है, और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। Okay, next has short questions. What was the idea of Greeks about matter and atom? Okay, so ये आपके फर्स्ट पेज में ही है, इंट्रोडक्शन वाले पेज में। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर, ठीक है, ग्रीक फिलोसफर था डेमोक्रिटस। उसने ये बताया कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टिनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, यहाँ तक ही इसका आंसर आएगा। यानी उसने ये कहा कि जो मैटर है, जितना भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं, मैटर है, ठीक है, वो सारा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। वो पार्टिकल इतने छोटे हैं कि उन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी उससे छोटी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उन पार्टिकल्स को एटम्स कहते हैं। ठीक है, ये ग्रीक फिलोसफर्स का था। नेक्स्ट,
राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ केनाल रेज। केनाल रेज किसको कहते हैं? पॉजिटिव रेज को, ठीक है। तो ये हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे केनाल रेज हैं और आगे इनकी प्रॉपर्टीज लिखी गई, ठीक है। इनमें से आपने कोई सी भी दो प्रॉपर्टीज लिख देनी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन, दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन ऑपोजिट टू कैथोड रेज, ठीक है। ये जो भी ये रेस हैं ये सीधी लाइन में ट्रेवल करती हैं। देखें आप डायग्राम देखें, ये जो प्लस चार्ज है केनाल रेज है, ठीक है। देखें सीधी लाइन में जा रही हैं और ये माइनस चार्ज वाले उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन प्लस चार्ज वाली इस तरफ जा रही है, ठीक है। माइनस चार्ज वाली कैथोड रेज हैं, प्लस चार्ज वाली हैं केनाल रेज। तो केनाल रेज की डायरेक्शन जो है वो कैथोड रेज की डायरेक्शन से ऑपोजिट है, ठीक है। नेक्स्ट ये पॉइंट लिख सकते हैं, देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज। यानी कि जब ये डिफ्लेक्ट होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि जब इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जिसमें एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है, ठीक है। तो जब हम अपनी केनाल रेस को उनके दरमियान रखेंगे, यानी हमारी केनाल रेस पे प्लस चार्ज है, तो ये ऑब्वियसली प्लस हमेशा माइनस को अट्रैक्ट करता है, तो ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। इससे पता चला कि इसके ऊपर प्लस चार्ज था, तभी ये नेगेटिव प्लेट की तरफ गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में भी इसकी जो डिफ्लेक्शन है, यानी ये किस तरफ मुड़ती है मैग्नेटिक फील्ड में, ये कैथोड रेस के ऑपोजिट मुड़ती है। तो इससे पता चला कि इसका चार्ज कैथोड रे के चार्ज से ऑपोजिट है। कैथोड रे पे माइनस चार्ज था तो इस पे प्लस चार्ज है, ठीक है। तो इनकी रिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव दैट ये कौन से चार्ज की हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो ये दो इनकी प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय एंगुलर मोमेंटम। ओके, एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपको बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर मिलेगा लास्ट पॉइंट में, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। आप इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट of mass and velocity of an electron when moving in a shell of radius r, ठीक है। दोबारा मैं बोल देती हूँ, the product of mass and velocity of an electron when it is moving in the shell of radius r, ठीक है। ये बल्कि सर्कुलर शेल लिख लें, सर्कुलर शेल ऑफ रेडियस r, ठीक है। ये डेफिनेशन हो जाएगी। तो उसका फार्मूला है MVR, M मीन्स मैस, V मीन्स वेलोसिटी, R मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द शेल, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉन के मैस को उसकी उस स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे जिस स्पीड से वो उस सर्कुलर रेडियस में मूव कर रहा है, तो उसे कहेंगे MVR, ओके। तो उसे कहेंगे उसका एंगुलर मोमेंटम, उस वैल्यू को कहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप साथ में ये भी लिखेंगे फार्मूला, ठीक है। आप लिखेंगे कि बोहर ने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स में मूव करता है, जिन शेल्स में मूव करता है, वहाँ उनके फिक्स एंगुलर मोमेंटम होते हैं और उनका फार्मूला ये होता है MVR = NH/2π, ओके। और इसमें n क्या है? n है क्वांटम नंबर, यानी कि ऑर्बिट का नंबर, किस ऑर्बिट में मूव कर रहा है। पहले ऑर्बिट में देखें, पहले ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसका n = 1 होगा, फिर दूसरे ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसका n 2 होगा, फिर तीसरे ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो n उसका 3 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आप ये चीज़ भी साथ लाजमी मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन आपने लिखनी है, ठीक है। वो आपके यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट शेल्स में और सब शेल्स में, कौन से शेल में पहले जाएंगे, कौन से शेल में बाद में जाएंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो वो आपको आपके चैप्टर के अंदर मिल जाएगी उसकी डेफिनेशन, ठीक है।
यहाँ मेरे पास तो शायद वो पेज मिसिंग है, लेकिन आपके पास पेज नंबर 35 के ऊपर डेफिनेशन मौजूद है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। एग्जाम्पल, आप किसी एक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दें, ठीक है। इस पेज के ऊपर आपको बहुत सारों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी है, आप किसी भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट question is, if both K and L shell of an atom are completely filled, what is the total number of electron present in them? ठीक है, अगर K और L फिल हैं तो फिर उस एटम के कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, ठीक है। अब बच्चों, K शेल क्या है, जो उनका पहला शेल होता है, उसके अंदर बच्चों मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लें तो बच्चों हमारे पास जैसे सपोज करें कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज होता है, उसके बाहर ये पहला शेल है और ये दूसरा शेल है, ठीक है। कह रहा है के और एल शेल कंप्लीट है। फर्स्ट शेल को हमेशा कहते हैं के शेल, सेकंड को कहते हैं एल शेल, ठीक है। तीसरे की उसने बात ही नहीं की तो वह हम ड्रॉ भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए के में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, ठीक है, और एल के अंदर हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो अगर ये कम्प्लीटली फिल है, इसका मतलब है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब टोटल कितने हो गए, 8 ये हो गए, 2 ये हो गए, 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसका मतलब है इस एटम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ई माइनस इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस, राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। तो ये आ गई, ये फास्फोरस है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15 और ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। उसने कैसे लिखी बच्चों, वही तरीका जो भी मैंने आपको बताया, पहले लिखेंगे स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक, आगे स्कूल भी आप लिख सकते हैं, लिखने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। फिर आप इनकी ये यहाँ पे काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3 और फिर पी वालों की लिखेंगे 2 3, ठीक है। अच्छा, अभी जो ऊपर पावर में काउंटिंग है, ये आपने कैसे लिखनी है, ये आपने इस नंबर को देख के लिखनी है। 15 है ना, तो आपने 15 करने हैं, ठीक है। अब एस में बच्चों मैंने भी बताया था जैसे था 2 आ सकते हैं, तो 2 आ गए, इस एस में भी 2 आ गए। फिर पी में मैंने बताया था 6 आ सकते हैं, 6 आ गए, ठीक है। और फिर एस में 2 आ गए। अब आप काउंट करें जरा, यहाँ तक काउंट करें कितने हुए, 6 7 8 9 10 11 12 12 हुए। अभी 3 बचे, तो 3 हम पी में डाल दें। हालांकि पी में 6 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फास्फोरस के पास सिर्फ 3 ही बचे, क्योंकि इसमें है ही 15 से ज़्यादा नहीं है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। इसीलिए उसने अगला स्कूल मेंशन नहीं किया, एस मेंशन नहीं किया, क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आना था, ठीक है। आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं कि 4s0, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन आने आप वहीं तक लिखें। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज प्लम पुडिंग थ्योरी। ओके, प्लम पुडिंग थ्योरी आपकी चैप्टर के अंदर मेंशन है, दिस वन, ठीक है, थॉमसन ने दी थी। क्या कहा उसने, कहा एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज विद टिनी नेगेटिव पार्टिकल्स स्टक इनसाइड, इट्स लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। ओके, उसने ये कहा कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें एक तो पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये उसको पता था। उसने ये कहा कि ऐसा लगता है कि वो बड़े बड़े पॉजिटिवली चार्ज के स्ट्रक्चर हैं और उनके अंदर नेगेटिव पार्टिकल स्टक हुए हैं, एम्बेड हुए हैं, ठीक है, फंसे हुए हैं उसके अंदर, ठीक है। ये उसने कहा लाइक जो पुडिंग है आइसक्रीम के अंदर, जैसे कोई प्लम्स जो हैं पुडिंग के अंदर नज़र आ रहे होते हैं हमें, रेड कलर की चेरीज टाइप आप समझ लें, ठीक है, बिल्कुल उस तरह। वो कहता है एक पॉजिटिव चार्ज का बड़ा सा स्ट्रक्चर है, उसमें नेगेटिव पार्टिकल छोटे छोटे स्टक हुए हैं। ये उसकी प्लम पुडिंग थ्योरी थी। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के जो डिफेक्ट्स हैं वो भी आपके पास दिए गए हैं, दिस वन, डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल। ओके, तो रदरफोर्ड ने ये तो प्रूव कर दिया कि प्लम पुडिंग मॉडल वाज नॉट करेक्ट, ठीक है, ये एटम का स्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है उसने, लेकिन बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर उसने खुद भी बताया, लेकिन फिर भी उसने चंद गलतियां की, ठीक है, और वो क्या थी।
First, according to classical theory of radiation, electrons being the charged particles should release or emit energy continuously and they should ultimately fall into the nucleus. ठीक है, यानी क्लासिकल यानी कि ओल्ड थ्योरी के मुताबिक इसने ओल्ड थ्योरी ही फॉलो की थी रेडिएशंस की। तो उसके मुताबिक ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर उसके ऊपर चार्ज है तो वो हर वक्त एनर्जी रिलीज करता रहता है, हर वक्त एनर्जी रिलीज करता रहता है। ठीक है, ये क्लासिकल थ्योरी कहती थी। तो ये क्लासिकल थ्योरी को ही लेकर चला था रदरफोर्ड। तो इसने भी यही माना कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एनर्जी रिलीज करता रहता है। तो अगर बच्चों को एनर्जी इसी तरह से रिलीज करता होता तो जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है तो ऊपर से नीचे वाले शेल में आता है। ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे गिरता रहता नीचे आता रहता, आता एक वक्त ऐसा आता कि उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाता। तो दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, इस तरह तो एटम का स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो जाए। यही वजह है कि इसका रदरफोर्ड का मॉडल इनकरेक्ट था। सेकेंड है, if the electrons emit energy continuously, they should form a continuous spectrum, but in fact line spectrum was observed. ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रॉन्स वाकई में कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करता है तो उसको कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, लेकिन असल में इलेक्ट्रॉन लाइन स्पेक्ट्रम देता है, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं देता है। ठीक है, सो ये इसके डिफेक्ट्स थे दो। नेक्स्ट, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये भी आपके टेबल के अंदर प्रेजेंट है। हेयर नाइट्रोजन दिस वन 7, उसी तरह आप स्कूल पब्लिक लिखेंगे और 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। एस में 2 आ सकते हैं, फिर एस में 2 आ सकते हैं, लेकिन पी में फिर बचे ही 3, क्योंकि 2 तो 4 हो गए, बाकी 5 6 7 3 बचे, 3 पी में आ गए। इसके अलावा उसने ऑक्सीजन की पूछी हुई थी, तो ऑक्सीजन दिस वन 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4, बाकी 5 6 7 8 4 बचे, वो पी में चले। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम की भी दी हुई है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, एटॉमिक नंबर्स आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। अगर ये याद होंगे तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल कर सकेंगे। ठीक है, ये स्कूल पब्लिक स्कूल और ये वाली काउंटिंग तो आप लिख लेंगे 1 2। ठीक है, लेकिन ये ऊपर वाली आप तब तक नहीं लिख सकते जब तक आपको एटॉमिक नंबर ना पता हो। ठीक है, तो ये आपने याद करना है। 11 है इसका, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, पी में 6 आ सकते हैं, 6 आ गए, तो ये हो गए 6 7 8 9 10, बाकी 1 बचा, 1 एस में चला गया। ओके, सो नेक्स्ट इज MCQ नंबर 11, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फास्फोरस। ओके, तो फास्फोरस की भी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इसी तरीके से आपने लिखनी है। नेक्स्ट है राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ बोरोन एंड आर्गोन। ठीक है, बोरोन भी दिया गया आपको। ठीक है, S2 और P1 5 हैं इसके अंदर, और ये आर्गोन है, आर्गोन के अंदर 18 आ सकते हैं, तो वो 18 आप फिल कर देंगे। ठीक है, इसमें स्कूल पब्लिक यहाँ तक आए। ठीक है, यहाँ पर भी देखें फास्फोरस की पूछी गई थी एटॉमिक नंबर के साथ, लेकिन यहाँ पर अलग से पूछी गई। इट्स ओके, आप यहाँ पे दोबारा लिख देंगे। ठीक है, फिर ये आपको इस क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज द लिस्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट है जी, व्हाट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ J.J. थॉमसन, व्हाट इज प्लम पुडिंग थ्योरी। ओके, लेट्स सी। इसके आपके पास चैप्टर के स्टार्ट में है ये चीज़ें। ठीक है, ये जॉन डाल्टन है। इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी उसकी क्या कहती थी कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये वर्ड टू वर्ड आपने लिखनी है लाइन। ठीक है, क्या कहता था कि जितना भी एटम है, वो जितना भी हमारे इर्द गिर्द मैटर है, सारा एटम से मिलके बना है, और वो एटम जो हैं वो इंडिविजिबल हैं, यानी वो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते, वो बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो ये डाल्टन की हो गई थ्योरी। आगे उसने J.J. थॉमसन का पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास J.J. थॉमसन के बारे में लिखा हुआ है कि
In 1897, J.J. Thomson found in an atom the negatively charged particle known as electron. ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए थे और साथ ही उसने नीचे एक और भी लिखा है कि थॉमसन ने प्लम पुडिंग थ्योरी दी थी। ठीक है, वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे प्लम पुडिंग थ्योरी क्या थी, जो मैंने अभी एक्सप्लेन की थी। ठीक है, atoms were solid structure of positively charged particle with tiny negative particle stuck inside. It's like plums in the pudding. ठीक है, आगे वही प्लम पुडिंग थ्योरी वो आ जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसमें अलग अलग हेडिंग्स बना के मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी एंड बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ जाता होता है। तो ये है आपके पास 5 डिफरेंसेस। ठीक है, रदरफोर्ड की थ्योरी क्लासिकल थ्योरी के ऊपर बेस करती थी। ठीक है, क्लासिकल यानी ओल्ड थ्योरी जो अभी मैंने आपको बताई कि एटम को अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज करते रहना चाहिए। ठीक है, और वो गलत थी, उस पे इसकी थ्योरी बेस करती है। लेकिन बोहर की थ्योरी क्वांटम थ्योरी पे बेस करती है। क्वांटम का मतलब होता है फिक्स। ठीक है, फिक्स एनर्जी। इसका मतलब ये था कि एटम की एनर्जी होती ज़रूर है और वो फिक्स एनर्जी होती है और वो हर वक्त रिलीज नहीं करता रहता। ठीक है, ये बोहर की थ्योरी थी कि उसकी एनर्जी होती है फिक्स और उसे कहते हैं क्वांटम। सेकेंड है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड कहता था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बस ऐसे ही घूमते रहते हैं, कोई ख़ास शेल के अंदर नहीं घूमते। इसने कोई ऐसा शेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लिया। ठीक है, उसने कहा बस घूमते हैं, ये उसने कहा। फिर इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस लेकिन ऑर्बिट्स के अंदर। ठीक है, इसने ऑर्बिट्स का बताया था और उन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स होती है। ठीक है, उन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स होती है। थर्ड उसने बताया, इसने नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट्स, इसने ऑर्बिट्स का कुछ भी नहीं बताया, लेकिन इसने ऑर्बिट्स के बारे में बताया तो उसने ये भी बताया कि ऑर्बिट क्योंकि सर्कुलर होते हैं तो उनका एक एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया है शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, फोर्थ उसने बताया कि एटम जो है उसे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। ठीक है, ये भी आपने डिफेक्ट्स में पढ़ा है, लेकिन बोहर कहता है कि उसको लाइन स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए क्योंकि वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज नहीं करता है। उसकी एनर्जी है लेकिन फिक्स है, वो हर वक्त रिलीज नहीं करता रहता, उसके पास है उसकी एनर्जी। ठीक है, अच्छा जी, फिफ्थ है एटम, इसके अकॉर्डिंग एटम कोलैप्स हो जाना चाहिए, जैसे भी हमने पढ़ा था डिफेक्ट्स के अंदर कि एनर्जी रिलीज करता करता आखिरकार न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा तो टूट जाएगा, इस तरह तो एटम ही कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बोहर ने ऐसा कुछ नहीं कहा, इसलिए बोहर के अकॉर्डिंग एटम शुड एग्जिस्ट। ओके, सो ये आपके पास डिफरेंसेस हैं और ये आपके इसमें आएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।